Hello dear students, today is the lecture number 4। बेटे हम लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको थिन स्फेरिकल सेल का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो फर्स्ट केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं जब हमारे पास जो पॉइंट पी होता है, यानी कि जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है वो कैपिटल आर से बड़ा उसका ज़्यादा रेडियस है और वो पॉइंट पी जो है उसकी सरफेस पर है। अब हमारे पास जो सेकंड केस आता है, when the point P lies on the surface of spherical cell, यानी कि ये जो आपके पास गॉसियन सरफेस है वो इस स्फेरिकल सेल के ऊपर ही है। तो बताओ बेटे दोनों का रेडियस आपके पास बराबर हो जाएगा, यानी कि जो थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस है वो और जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस आपके पास दोनों का बराबर हो गया। एज इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन जो स्मॉल आर इट इज ग्रेटर देन आर, वो क्या है आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू जो था आपके पास आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो केस सेकंड निकालने में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो केस सेकंड के लिए इफ अगर r इज इक्वल टू आर होता है तो आप इसी के अंदर आप ये वैल्यूज पुट कर दें, तो E की वैल्यू क्या आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वास्तव में बेटे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पर, यानी कि जब गॉसियन सरफेस थिन स्फेरिकल सेल की सरफेस पर ही आ जाती है उस समय हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थिन स्फेरिकल सेल के लिए नहीं हो सकता। अब आपके पास बड़े केस थियराइज होता है व्हेन द पॉइंट P lies on the when the point P lies on the lies inside the spherical shell, that is जो स्मॉल r है अब वो लेस देन हो गया आपके पास कैपिटल R। तो बेटा अब हमें निकालना है, तो बेटा प्रोसेस बहुत सिंपल है, वही बाय डेफिनेशन है बेटा। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास बाय डेफिनेशन होता है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल L E डॉट ds। तो E डॉट ds cos थीटा। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के समय जनरली सभी डेरिवेशंस में आपके पास थीटा की वैल्यू 0 होती है। कॉस कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन जनरली होती है, बिकॉज 0 की वैल्यू 1। तो बताओ बेटे जो 5 हुआ आपके पास सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds डॉट 1 हुआ। इस E को बेटे मैं फिर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो बताओ बेटा आपके पास सरफेस इंटीग्रल ds से E इंटू 4 पाई r। बेटे ds क्यों आया ये? वही क्योंकि बेटे ये जो आपके पास है ये किसका है, ये गॉसियन सरफेस का। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड बाय गॉस थ्योरम जो आपके पास बाय गॉसियन थ्योरम है वो phi is equal to 1 upon epsilon naught into q। अब क्या होता है बेटे देखो E into 4 pi r square, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 is equal to इक्वेशन नंबर 2। तो E into 1 upon epsilon naught into q। अब तो बेटे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इनसाइड द इलेक्ट्रिक किसी भी कंडक्टर के इनसाइड किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, यानी कि चार्ज जो होता है वो आपके पास 0 होता है। किसी भी इनसाइड कंडक्टर के अंदर जो इनसाइड द कंडक्टर Q इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटे आपके पास E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना।
अब तो बेटा 4 पाई तो आपके पास कांस्टेंट है, तो E इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बेटा देखो समझने की बात है भाई, गॉसियन सरफेस हमने 3 स्फेरिकल शेल लिए, तो R तो आपके पास 0 हो नहीं सकता, तो आपके पास बचा क्या, E इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करता है दैट इज inside the conductor, inside the conductor, inside the conductor electric field is always 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 होता है। बेटा ये हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, वो 0 होता है। वास्तव में 0 क्यों होता है वो इससे हमें डिराइव होता है, करेक्ट। अब तो जो तीनों केसेस है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये सारा डेरिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट ईयर के आप पेपर निकाल कर देखेंगे, आपको पता लग जाएगा बेटा ये डेरिवेशन कितनी बार आया हुआ है। ओके, अब बेटा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वाई एक्सिस पर बेटा हम ई को दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर हम r इज इक्वल टू r दिखाते हैं। अब थोड़े समझते हैं इसको। हमने वाई एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है और एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस दिखा देते हैं। डिस्टेंस मींस जिस डिस्टेंस पर हम किसी चार्ज से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो बेटा यहाँ पर हमने इसको आप ए मान सकते हो, इसको आप बी मान लीजिए। तो ए पॉइंट पर हमने दिखाया बेटा आर इज इक्वल टू आर, यानी कि हमने ए वो पॉइंट लिया है जहां पर थिन स्फेरिकल का रेडियस और गॉसियन सरफेस का रेडियस आपके पास बराबर है। तो बेटा ये आपके पास सेकंड केस आता है। सेकंड केस में मैंने आपको लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको ये शो करती है इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, यानी कि R इज इक्वल टू R पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब आपके पास ये जो है बेटा वो क्या दिखाता है, देखो बेटा अगर ये R इज इक्वल टू R है, तो यानी कि ये जो पॉइंट हुआ ना बेटा आपके पास, ये जो हुआ आपके पास जो कैपिटल R है या जो स्मॉल r है इट इज लेस देन R। क्या है ये जो स्मॉल r है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस में बेटा आप यहाँ पर R लिख सकते हैं, थिन स्फेरिकल रेडियस। ये जो डिस्टेंस में है थिन स्फेरिकल शेल का आपके पास रेडियस समझ लीजिए। अब जो R है अगर थिन स्फेरिकल रेडियस से कम है तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो O से लेकर A तक की लाइन जो दिखाती है थर्ड केस को दिखाती है, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो सेकंड केस को, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट केस को, जब R हमारे पास इससे कैपिटल R से बड़ा है। तो बेटे आपके पास फॉर्मूला हमने निकाला था इसके लिए थर्ड के फर्स्ट केस के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो द E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है या नहीं, यानी कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थिन स्फेरिकल शेल। इसके बाद बेटा आती है आपके पास जो आता है आपके पास, चलिए बेटा टाइम कम है, एक क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा डायरेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं करवा पाऊंगा आपको, लेकिन एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको।
जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए बेटा आपके पास एक क्यूब है, ये मान लीजिए बेटा आपके पास एक क्यूब है, और मान लीजिए बेटा इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा है, इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा है, तो बेटा इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इसी तरह कई सारे क्वेश्चन आपको एक बार में करवा दूंगा। देखो बेटा इसके जो चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो क्यूब के अंदर है, और गॉस थ्योरम में क्या, गॉस थ्योरम में क्या बताती है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 इनटू क्यूब। ये किसके लिए है बेटा? पूरे क्यूब के लिए है। लेकिन तो बेटा एक क्यूब के अंदर 6 फेस होती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ये 6 फेसेस का है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर पेपर में पूछ लेता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्यूब फॉर 1 फेस। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके लिए सिर्फ 1 फेस का पूछता है तो टोटल फेस कितनी है? 6। तो एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 1/6 1/ε0 इनटू क्यूब। यानी कि जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 1/6 टाइम्स हो जाएगा। 2 का पूछता है तो 2/6, 3 का पूछता है तो 3/6। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट ये आपके पास a,0 है, और ये मान लीजिए आपके पास 2a,0 है, और मान लीजिए बेटे एक चार्ज जो एनक्लोज्ड है ये मान लीजिए 3a0। एक जो चार्ज जो सिचुएट करता है वो 2a रेडियस पर, मतलब एक चार्ज जो है 2a रेडियस के अंदर है। तो देखो बेटा अगर 2a रेडियस के अंदर है तो वो चार्ज इसके अंदर है, तो यानी कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला वही निकल जाएगा, फाइंड द इनटू 1/ε0 इनटू क्यू। तो देखो आज का टॉपिक यही। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अभी 2 एप्लीकेशन और बचती है, वो आपके एक टर्म में मैं आपको पूरी करवा दूंगा। थैंक यू बेटा।